गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। अपने 12th की सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना। तो 12th की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर हो गया अपना। अब करेंगे अपन सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर के बेसिक में क्या क्या है वो करेंगे। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में मैथमेटिक्स में है। बैचलर्स में और मास्टर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। ये वाली क्लास होगी, इसको एक बार दोबारा देखना ताकि यही चीज़ें आपके माइंड में फिर से सेट हो जाए। दोबारा जब अगली क्लास में देखो तो एक बार सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था वो अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये 2 तरीके अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली स्कोर तो क्या मतलब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओगे। बट रेगुलरिटी में ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था तो रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड डोमेन, कोडोमेन, रेंज मैंने अच्छे से बताया था, तो वो पता होना चाहिए आपको, है ना। तो अब करते हैं आप सेकंड चैप्टर का बेसिक स्टार्ट। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्या किसे बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? वो फंक्शंस देखो आपा ने पहले पढ़ लिया है, वैसे ये 11th में भी आ गया था। तो अगर आप डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन एक्स से वाई पे सच दैट एफ एक्स वाई इज़ 1 1 एंड ऑन टू, किसे बोलेंगे 1 1 एंड किसे बोलेंगे ऑन टू, ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। वो वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो पहले प्लीज़ वो देख लेना। ठीक है, उसके बिना ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आएंगी। जैसे डोमेन बता दिया था, इन्वर्स वगैरह अब ये करेंगे आगे। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, वो सारा करेंगे। ठीक है, अब जो फंक्शंस के लिए एक बेसिक टेबल है जो सबको पता होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर रेंज प्रिंसिपल ब्रांच में है तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो अपने पास 6 फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 10th में अच्छे से आया था सब कुछ, कहाँ से क्या बना था, क्यों बना था, सब पता होगा। नहीं पता हो तो 8th चैप्टर है 10th क्लास का, एक बार वो देख लेना, वीडियो में है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिर्फ बेसिक वाली देख लेना ताकि जल्दी समझ में आ जाए चीज़ें, है ना। फंक्शंस है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसकी डोमेन है -1 to 1। रेंज क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे -π/2 से π/2। ठीक है, -1 से 1 तक और -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में और ओपन ब्रैकेट में डिफरेंस पता है? जो क्लोज होता है उसके अंदर वो चीज़ लाई करती है, ओपन में वो चीज़ लाई नहीं करती, उसको छोड़ के आगे वाले एलिमेंट्स लाई करते हैं। मतलब अगर -1 से 1 तक बोला जाए तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ, किस चीज़ को, -1 से 1 को, ठीक है, अगर मैं ओपन में ड्रॉ करूँ तो ये रियल लाइन होती है, ये 0, ये 1 एंड ये -1। ठीक है, अगर ओपन की बात है तो इस पॉइंट को छोड़ दो, इससे अगला और -1 तक, है ना। तो जो ये वाला पॉइंट छोड़ दिया तो इसको छोटा सा मार्क करेंगे ऐसे वाला, तो इससे लेके ये वाले पॉइंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, लेकिन -1 और 1 नहीं है, मतलब ये लाइन नहीं कर रहे और बीच वाले सारे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर ये क्लोज ब्रैकेट में आता -1 से 1 में, इसका मतलब है कि जो 1 वाला पॉइंट है वो भी, तो ये -1 वाला पॉइंट है, ये 0 वाला पॉइंट और ये 1 वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब 1 इंक्लूड है, उससे आगे वाले पॉइंट नहीं पता, लेकिन -1 और 1 तो इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड हो जाएगी क्योंकि वो रियल नंबर लाइन पे आ रहा है। ठीक है, करें आगे प्रोसीड। सेकंड में क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ फंक्शन जिसकी डोमेन क्या है -1 से 1 और रेंज है 0 से π। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x जिसकी डोमेन क्या है r, मतलब पूरी रियल लाइन, एंड रेंज क्या है -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन इनसे ही उठेगा। ओपन ब्रैकेट में है, क्लोज ब्रैकेट में है, ओपन में है, क्लोज में है, रियल है या रियल में से कुछ सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, टेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स सेम सेम से होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कोटेंजेंट इनवर्स डोमेन तो रेंज जो रियल लाइन है वही है, आर ही है, लेकिन रेंज है वो क्या होगी 0 से π। ठीक है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। देखो ये सब कुछ है ना, आपको पैराग्राफ आगे समझा रखा है, कौन सी की वैल्यू कहाँ पे आएगी, क्या आएगी। एक बार बेसिक में कर रहे हैं इसलिए नहीं बता रही,
लेकिन जब डिटेल में क्लासेस होंगी तो उसमें डेफिनेटली आपको ये सब समझाया जाएगा कि इसकी रेंज डोमेन ये ही क्यों बनी, ये वैल्यू ही क्यों आई, अदरवाइज और भी तो वैल्यू आ सकती थी। तो उसका रीज़न आपको बताएंगे जब हमारी रेगुलर सीरीज होगी जिसमें एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, कोटेंजेंट इनवर्स का हो गया। वैसे ही y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x है, जिसमें रियल लाइन में से -1 और 1 ओपन ब्रैकेट वाले सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, तो 0 से पाई -π/2। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स में इस वाला सेम है, बस -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट में से 0 को एक्सीड कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये सब इनके अच्छे से ग्राफ एंड ड्रॉ आप देख लेना, क्योंकि जिनका मैथ अभी हो गया है उन्हीं के लिए डाली जा रही है ये वीडियो, ताकि वो थोड़ा जल्दी कर लें, रिवीजन हो जाएगी एग्जाम से पहले। 10-15 मिनट की वीडियो में देखने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना। तो ये वाली चीज़ें आपको कि वहाँ पे रेंज और डोमेन अलग अलग क्यों आई थी, क्या आई थी, वो इन ग्राफ से पता चल जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में ग्राफ आते हैं तो अच्छे से करना प्रिपेयर। अगर आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ भाई 10th 12th के बाद साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सारे ग्राफ्स अच्छे से होने चाहिए। अब करते हैं अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, साइन इनवर्स पे अगर साइन इनवर्स अगर फंक्शन साइन एक्स है उस पर अप्लाई कर दिया तो एक्स आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो इसकी डोमेन है या रेंज है, बताओ, जो इसकी रेंज है। ठीक है, तो ऐसे ही सबके कोसिकेंट इनवर्स कोस एक्स पे अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स कहाँ पे, 0 से पाई के लिए, मतलब ये आपको पता चल रही है कि साइन एक्स की वैल्यू रेंज पे क्या क्या आ रही है। तो ऐसे ही सबकी वैल्यू डिफाइन हो रही है रेंज पे, अपन ने अभी निकाला था जिसमें 0x की था, है ना। तो ऐसे ही सब वैल्यूज़ के फॉर्मूला हैं, ये याद कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। रिपीट करवा देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स का जब टेंजेंट पे लगाएंगे फंक्शन, टेंजेंट एक्स है तो एक्स बन जाएगा, और एक्स कहाँ से है, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। देखो याद करने का तरीका बनाते हैं, कोई टेंजेंट इनवर्स में और कोटेंजेंट इनवर्स में ओपन ब्रैकेट लगेगी। -π साइन बाय कोस करते हैं तो -π/2 से +π/2 साइन वाले में सेम था। ऐसे ही कोसिकेंट वाले में कोस बाय साइन करते तो कोस वाला ऊपर वाला याद कर लो, 0 से पाई। ओपन और क्लोज में डिफरेंस याद करने के लिए सिर्फ ये याद कर लेना कि साइन वाले में ओपन क्लोज है और कोसिकेंट वाले में क्लोज है, अगले में फिर दोनों में ओपन है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब ग्राफ अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि वो आएगा कि ये पॉइंट्स लाई नहीं कर रही और यहाँ पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। सेकेंड इनवर्स में सेकेंड एक्स इक्वल टू 0 to पाई और एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है एक्स π/2 को। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स में एक्स है, जब फंक्शंस कोसिकेंट एक्स हो तो एक्स के इक्वल आ जाएगा जब एक्स -π/2 से +π/2 पे गया हो और ओपन ब्रैकेट के साथ, और एक्सीड कर दिया अपन ने 0 को। आगे होगी बातें, सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट में ही ओपन ब्रैकेट्स हैं, औरों में क्लोज ब्रैकेट है। ये सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे निकाल के समझाई हुई हैं, देख लेना। अब प्रॉपर्टी सेकंड करते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें क्या बताएगा, पहले उन्होंने रेंज बता दी, सबकी रेंज क्या क्या होगी। ठीक है, ऐसे ही अब क्या बता रहेंगे, अब इनकी डोमेन बता देंगे क्या होगी। ठीक है, तो x है -1 से 1 तक, ऐसे ही कोसिकेंट की -1 से 1 तक। टेंजेंट में रियल लाइन से कंप्लीट रियल लाइन इसमें दोनों में आती है। देखो यहाँ पे दोनों में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर रियल लाइन, कोई ब्रैकेट नहीं है, और इसमें जब डोमेन पे डिफाइन है तो ओपन ब्रैकेट सारी हैं। तो याद करने का काम ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो ये याद कर लेना। सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे ऑप्शनल्स में। अब लगाते हैं प्रॉपर्टी थर्ड है, साइन ऑफ इनवर्स में -(x) हो तो -sin ऑफ इनवर्स x आ जाएगा। कोसिकेंट में क्या होगा, जब ये क्या है, डोमेन है या रेंज, डोमेन है। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स वाले में -(x) है, पाई माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स, टेंजेंट वाले में सीधा माइनस के साथ, कोटेंजेंट में पाई के साथ, ऐसे ही सिंपल। और फिर जो भी कन्वर्ट होते हैं, मतलब जैसे साइन का रेसिप्रोकल में कोस ही आता है ना, मतलब वैसे रेसिप्रोकल में तो कोसिकेंट आएगा, लेकिन साइन के साथ कोस का फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर टेंजेंट और कोटेंजेंट का बनाएंगे तो वो बनेगा 1 वाला। ठीक है, नहीं सॉरी,
टेंजेंट और किसका बनाएंगे, टेंजेंट और कोसिकेंट का सेम बनता है, टेंजेंट और सीकेंट का सेम बनता है। तो टेंजेंट में सिंपल है तो सीकेंट में पाई के साथ आएगा। ठीक है, याद करने का तरीका बता दिया, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। ये फंक्शंस अच्छे से एक्सप्लेन हुए हैं। साइन इनवर्स 1/x हो तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। साइन का फंक्शन है, अगर रेसिप्रोकल में जा रहे हैं तो कोसिकेंट्स में आ जाता है ना। कोसिकेंट में आ गया, कोसाइन का है सीकेंट में जाएगा, टेंजेंट का है कोटेंजेंट में जाएगा। वो दोनों वैल्यू के लिए डिफाइन है। साइन इन पहले अच्छे से करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, जहाँ पे x है वो रियल लाइन में से -1 और 1 ओपन ब्रैकेट के साथ सब्ट्रैक्ट किया। कोसिकेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x बिलोंग टू दिस वन। टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स -पाई प्लस कोटेंजेंट इनवर्स जब x ग्रेटर देन 0 हो, ये जब लेस देन 0। देखो इन सब का प्रूफ है, सबको आप सबको अच्छे से पता भी है ना, क्योंकि ये रिवीजन चल रही है, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा रही। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट बना रखे हैं कि यहाँ ये आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज बन जाती है, तो वो करते हैं अच्छे से। इनवर्स फंक्शंस, वी नो दैट फंक्शन अगर डिफाइन है जिसमें ये क्या है, रेंज है या डोमेन, ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, कोडोमेन क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताना। सच दैट y इज इक्वल टू फंक्शन इज 1 1 and on to वी डिफाइन एन अनदर फंक्शन जो g ऑफ वाई एक्स है, सच दैट x है वो g ऑफ y हो गया। डोमेन पे डिफाइन करेंगे तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y विच इज ऑल्सो 1 1 and on to। डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, ये इसकी f है, f क्या है इसकी, x है वो इसकी डोमेन है, तो ये x क्या है इसकी g की रेंज है। तो यही बात है यहाँ पे, डोमेन ऑफ g मीन्स y और रेंज ऑफ f क्या है y है ना, तो सेम होगी, तो y इक्वल टू y लिख सकते हैं। ऐसे ही रेंज ऑफ g है वो डोमेन ऑफ f, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डोमेन और रेंज चेंज कर दिए। तो g को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ f, कि g है वो इनवर्स है f का। ठीक है, तो उसको लिख देंगे कि g इज इक्वल टू f इनवर्स। ये साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। इनवर्स ऑफ g इज इक्वल टू g इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स का इनवर्स मीन्स, देखो g किसके इक्वल, f इनवर्स के, उसका इनवर्स कर देंगे तो f के इक्वल आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ g है वो f के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, साइन का ग्राफ है, सबकी डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू बता दी है ना, कर ली थी अच्छे से, याद करने का तरीका भी बता दिया था, ये वाली चीज़ें भी बता दी थी, बस उसमें मैंने कुछ अलग बताया था। -1 से और 1 इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट है ना। तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ, पहले फॉर्मूला है साइन ऑफ इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन है, इसका मतलब -1 से +1 के बीच में ओपन क्लोज ब्रैकेट में। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स इज इक्वल टू, सारे के सारे फॉर्मूला कर लिए, फिर से रिपीट हो रहे हैं। कोसिकेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1। टेंजेंट इनवर्स का 1/x का कोटेंजेंट इनवर्स x जब x ग्रेटर देन 0, मतलब रियल लाइन के लिए सब डिफाइंड है। कोसिकेंट इनवर्स वाला आ गया, चेंज हो जाएंगे सब है ना, ऐसे ही बनना है। ये सब मैंने अच्छे से बता दिया है, तो इसको रिवाइज नहीं करें। अब कर रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिसेस क्या होगा, मतलब एक मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और जो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, मतलब 2 3 हैं 4 5 हैं, तो उसको बोल देंगे मैट्रिसेस। प्लूरल फॉर्म है, कुछ नहीं किया, सिंपल सा लॉजिक है ये तो मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज़ डिफाइन एन रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। कि अगर कोई अपने पास नंबर्स ऑफ फंक्शंस हैं या नंबर ऑफ क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है या फंक्शंस गिवन है। फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी अदर फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, पोलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पे मैंने ले रखा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर मीन्स जिसकी शेप और साइज, मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ चेंज हो सकती है ना, रेक्टेंगुलर किसे बोलते हैं। रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताना, 10th क्लास में तो बहुत बार करवाया है, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबको भी आता होगा ना, इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो कुछ है ही नहीं। ये भी बताना क्या एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर है या स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर है, या दोनों एक, मतलब है दोनों है। करें अभी कंटिन्यू, कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का, फंक्शंस का।
ठीक है, तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जैसे ए है वो फर्स्ट रो में है 2 5 6, सेकेंड रो में है 4 0 √3। बस सिंपल ये देख लो कि ये लिख रखे हैं, रो वगैरह सब अच्छे से बताऊंगी आगे। ऐसे ही ये कोई फंक्शन मतलब फंक्शंस गिवन थे, अपन ने उठा के पुट कर दिए एक सिर्फ रेक्टेंगुलर में, मतलब रेक्टेंगुलर रीजन बना दिया। हाँ ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करते चलोगे ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीएससी में और मास्टर्स में आपको ये लगेगा कि आप मैथ्स के साथ खेल रहे हो, बट जब तक अच्छे से बेसिक ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कि हाँ भी सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कोलिनियर क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये चीज़ें आगे बहुत फिर वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, दोबारा पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें। तो इससे अच्छा है अभी भी परसेंटेज बना लो, 25 डेज है, अभी भी टाइम है ना। द एलिमेंट्स, द एलिमेंट किसे बोलेंगे? द नंबर और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। जो फंक्शंस हैं इनको ही बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 5 6 4 0 √3। तो जो भी नंबर और फंक्शंस हैं एक मैट्रिक्स में उसी को बोलते हैं एलिमेंट। मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? रेक्टेंगुलर में अगर अरेंज कर रखा तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जब नंबर और फंक्शंस मैट्रिक्स में गिवन है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। अब रो और कॉलम क्या है? एलिमेंट अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में है, मीन्स हॉरिजॉन्टल मीन्स ये वाली जो एक्सिस होती है इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये सामने वाली जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं वर्टिकल एक्सिस, है ना। इनके अलग से नाम भी होते हैं, एब्सिसा या कुछ और, है ना। तो वो बताना क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या कुछ ऐसा ऐसा वर्ड था, तो वो बताना ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। आई थिंक सबको अच्छे से आता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, कौन सा साइन चेंज होता है, कहाँ पे सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, कमेंट बॉक्स में बताना। रो क्या है? एलिमेंट्स लाइंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम फॉर्म ए रो। जब एलिमेंट्स अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, जैसे ये वाली लाइन है तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो 2 5 6 हो अगर सिर्फ तो ये एक रो है। ऐसे ही 4 0 √3 है, ये एक रो है। मीन्स अगर ऐसे ऐसे डिफाइन है तो इसका मतलब ये एक रो है। तो रो 1 एंड रो 2 नेम दे दी, ठीक है। अगर इन्हीं को वर्टिकल लाइन में ड्रॉ किया जाए, देखो ये वर्टिकल में भी तो दिख रहे हैं, ये वर्टिकल में भी दिख रहे हैं आपको 2 4 5 0 6 √3, तो इन्हीं को बोलेंगे कॉलम। जब ये अरेंजमेंट वर्टिकल्स में हो तो इनको बोलते हैं कॉलम, और अगर ये हॉरिजॉन्टल में हो तो इनको बोलते हैं रोज। नेमिंग दे देते हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। इसको नाम दे दो C1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम C3, ठीक है। अभी अच्छे से एक एग्जांपल से और समझेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में ये बताओ कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो मेरे पास ये आ गया, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो ये आ गया, ऐसे ही अगर एक और ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मीन्स ये हो गया R1 नंबर फर्स्ट रो की, सेकंड रो एंड थर्ड रो। इसका मतलब है ये 3 होगी। कितनी रोज? पहले रोज लिखी जाती है फिर कॉलम्स लिखा जाता है। अब बता रहे इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर वर्टिकल में ड्रॉ करूँ तो मतलब सिर्फ वर्टिकल में एक ये बन सकता है और एक वर्टिकल में ये बन सकता है, मतलब x² + 1 x² sin x। तो ये बन गया कॉलम, ये भी बन गया कॉलम। इसका नाम कॉलम 1, इसका नाम कॉलम 2। तो जो लास्ट में है उसको लिख दो, मतलब यहाँ पे 3 आया था तो 3 लिख दिया, तो इसको 2 आया तो 2 लिख दो, 3 × 2। इट मीन्स ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस की, वो कितने ऑर्डर की है? 3 × 2, जिसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज, क्वेश्चन में आएगा डेफिनेटली नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही बताया मैंने, बस उसको थोड़ा अलग तरीका है। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ m × n। मतलब अगर m रो है तो नंबर ऑफ रोज लिखे जाते हैं पहले, और n कॉलम्स है तो नंबर ऑफ कॉलम्स। यही बात मैंने यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से सिखा दी। ये अब जनरल लेके चल रहे हैं जिसमें m और n एलिमेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स A इज ऑफ, देखते हैं। अब ये अपन ने किया था, अपने पास एक मैट्रिक्स थी A, तो ये कितने ऑर्डर की है और कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बता दो। कितनी रो थी यहाँ पे? 1 रो एंड 2 रो, तो इसका मतलब 2। यहाँ पे C1 C2 C3, इसका मतलब 3 कॉलम है तो 2 × 3। इसका मतलब जो फर्स्ट वाली A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 3।
बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3x2, ठीक है, यही बात लिख रखी है मैंने। ये मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 2x3 एंड बी है वो उसका ऑर्डर है 3x2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज एम क्रॉस एन। कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ से बताना। 1 2 3 4 5 6, 3x2 करूँ तो 6 बन रहे हैं। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से देखते हैं। 2 5 6 3 हो गए, 4 0 √3 3 हो गए, 3 + 3 6 बन गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2x3 करूँ तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर सिर्फ आपको ये बताना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में, गिवन मैट्रिक्स में कितने हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके बता दो। अगर अब ये हम आपका होमवर्क क्वेश्चन बन गया कि अगर 10 × 35 दे रखे कोई मैट्रिक्स तो उसमें एलिमेंट्स क्या बनेंगे, तो ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज एम क्रॉस एन एंड आई जेथ एलिमेंट इक्वल टू ए आई जे इज दैट एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। जैसे A11 मतलब फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है 1 1, मतलब आई और जे की वैल्यू 1 1। ऐसे ही आई चेंज होता रहेगा, आई फिक्स रहेगा ऐसे ही, और जे चेंज होता रहेगा। तो आई A1 फिक्स कर दिया सब में और 1 2 3 अप टू n तक गई। ऐसे 2 फिक्स कर दिया 1 2 अप टू n तक गए। ऐसे m नंबर ऑफ रोज क्या m है ना, तो m फिक्स करेंगे और n तक जाएंगे क्योंकि ये कॉलम्स में आएंगे, ठीक है। तो m क्रॉस n बन गई मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारे टाइप है, एक एक अच्छे से करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, मतलब R1 मतलब जो भी कोई अगर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स ले ली मैंने 3x3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसको बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। इन जनरल ए आई जे एन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन जिसमें एलिमेंट ऐसे ऐसे हैं 1 1 2 2 अप टू nn आर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या डिफाइन थे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स में 2 7 1, ठीक है। डायगोनल क्या होता है पता चल गया। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप बता सकते हैं उसका डायगोनल क्या होता है। बीच वाली लाइन ड्रॉ कर दो, वो उसका डायगोनल होता है। इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जब ये चीज़ ऐसे पूछी जाती है इसको बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। ये होते हैं सुपर डायगोनल, ये होते हैं सब डायगोनल्स। ये मास्टर्स में अच्छे से आएगा आपके, बट अभी जितना है उतना करें, है ना, ज़्यादा नहीं जा रहे आगे। अब रो तो पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स क्या होगी। एक मैट्रिक्स विच हैज़ 1 रो इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स। जिसके पास एक रो हो सिर्फ उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ऐसे ही जिसके पास एक कॉलम हो तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, है ना। अब रो में क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसमें 3 -1 आयोटा या I2, ठीक है। कॉलम्स में सिर्फ एक कॉलम हो, मतलब वर्टिकल में हो, तो इसमें एक रो है, इसमें एक कॉलम है। ऐसे ही कोई अदर मैट्रिक्स का एग्जांपल, इसमें एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है। अच्छा, ये कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, बताना। होमवर्क है, डाउट में, मेरे भी डाउट में, आपके भी डाउट में है। मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, आपको बताना ये रो है या कॉलम है। आई थिंक दोनों होने चाहिए, बट मुझे नहीं पता। लॉजिक बताना क्या लगाया आपने। अब करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखो मैंने पीछे ही बता दिया था, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, तो ये वाली चीज़ें अच्छे से याद करो, ठीक है। अब कोई 5 × 7 की दे देगा तो वहाँ पे आप डायगोनल नहीं बता सकते। 7 × 7 दे देगा, 5 × 5 दे देगा तो बना सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जहाँ पे ए आई जे है वो जीरो है जब आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जैसे 2 ये ले लिया मैंने मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं कैसे बताएंगे, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हों और कहीं पे एलिमेंट्स ना हो, तो इसका मतलब देख नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल के अलावा या तो सिर्फ ये बोल दो कि डायगोनल एलिमेंट्स हैविंग सम वैल्यूज, या बोलो कि नॉन डायगोनल हैविंग जीरो वैल्यूज, है ना।
तो इसे वो बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अभी ये मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। मीन्स 2 और 1 है वो एक प्रिंसिपल डायगोनल है। इसका ऊपर वाला होता है सुपर डायगोनल, इससे नीचे वाला होता है सब डायगोनल। अगर 0 0 की बात करें तो ये है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से समझना क्या है। इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। और यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, मीन्स पहले वाली कंडीशंस, और इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 1 लिया था तो ये 1 1 होना चाहिए या 2 2 होना चाहिए। ठीक है, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, जैसे ये वाले एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अभी करते हैं बाइंड अप आप अपनी क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, और ये लग रहा है कि हाँ अगर ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। ओके बाय।